Hello friends, how are you all? I'm Valia and today I'm going to discuss Child Development and Pedagogy Previous Questions 2021. मैं इस चैनल पे आप लोग के लिए सीटेट के लिए सीडीपी स्टार्ट कर रही हूँ ताकि आप लोगों का अपकमिंग एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हो और इसीलिए मैंने इसमें पीवाईक्यू से स्टार्ट किया है। तो फिर ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग अ प्ले एक्टिविटी रोहन स्टार्टेड क्राइंग। मतलब जब रोहन खेल रहा था गिरने के बाद उसको चोट लगती है और वो रोने लगता है। सीइंग दिस हिज फादर रिस्पॉन्डेड। ये सब देख के उसके पापा कहते हैं डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स, बॉयज डोंट क्राई। उसके फादर कहते हैं कि तुम क्यों लड़कियों की तरह बिहेव कर रहे हो, लड़के नहीं रोते। ये स्टेटमेंट किस चीज को बताता है? ये किस स्टीरियोटाइप की बात करता है? जेंडर स्टीरियोटाइप को रिफ्लेक्ट्स करता है या चैलेंज करता है या रिड्यूस करता है जेंडर बायसनेस को या फिर प्रमोट करता है जेंडर की इक्वालिटी को? दैट मीन्स देखो, जब उसके फादर ऑलरेडी उसे ये चीज कह रहे हैं कि तुम लड़कियों की तरह बिहेव मत करो, लड़के नहीं रोते, तो ये चीज अपने आप ही कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रही है जेंडर स्टीरियोटाइप को कि आप भेदभाव करते हो लड़का और लड़की में कि लड़कियां रोती है लड़के नहीं रोते। तो ये रिफ्लेक्ट करता है जेंडर स्टीरियोटाइप को। चैलेंज इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे वो ये नहीं कह रहे हैं कि अब तुम मत रोया करो। एक तो चीज ये होती है कहने की, लेकिन उन्होंने बॉयज और गर्ल्स को एक चीज लेबलिंग करके बोला है। दैट्स मीन्स के वो रिफ्लेक्ट करता है जेंडर स्टीरियोटाइप को। रिड्यूस नहीं कर रहा है जेंडर बाइजनेस को, बल्कि ये प्रमोट कर रहा है जेंडर बाइजनेस को। और इक्वालिटी को ये प्रमोट नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये रिड्यूस कर रहा है। इसलिए तीनों ही ऑप्शन इसके गलत हो जाएंगे। जो सही ऑप्शन होगा वो होगा रिफ्लेक्ट करता है जेंडर स्टीरियोटाइप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज द प्रोग्रेसिव क्लासरूम। प्रोग्रेसिव क्लासरूम का मतलब जो चीजों को, बच्चे के नीड्स को, बच्चे के स्ट्रेंथ को लेके आप एक ऐसे क्लासरूम बना रहे हो। आपका जो क्लासरूम है वो प्रोग्रेसिव क्लासरूम, मतलब एज अ टीचर, एज अ फैसिलिटेटर आप बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग वर्क करते हो, आप उन्हें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हो कि वो एक्टिव लर्निंग करें। वो होता है हमारा प्रोग्रेसिव क्लासरूम। तो अब हमें ये देखना है कि इन सब ऑप्शंस में प्रोग्रेसिव क्लासरूम का कौन सा ऑप्शन है। अ टीचर शुड फॉलो फिक्स्ड करिकुलम। जब आपने फिक्स करिकुलम की बात कर दी तो कहाँ वो स्ट्रेंथ और कहाँ वो नीड देखेगा बच्चे की? जब आप एक ही तरीके से चीजों को लेके चलोगे, एक टीचर बिल्कुल एक ही तरीके से एक ही पैटर्न से अगर क्लास में पढ़ाएगा तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम नहीं होगा। ये आपका नेगेटिव हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, द एम्फेसिस शुड बी ऑन कंपटीशन अमंग द स्टूडेंट्स। जब आपने स्टूडेंट्स के बीच में कंपटीशन बना दिया तो फिर आप क्या देख रहे हो? वहां तो आप सिर्फ कंपटीशन देख रहे हो। वहां आपने क्या देखा कि इस बच्चे को किस चीज की जरूरत है, बच्चा कौन पीछे रह रहा है, कौन आगे है, ये तो आप नहीं देख पाओगे। बस आप तो आपने एक कंपटीशन लगा दिया, तो ये भी अपने आप में एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। थर्ड ऑप्शन है, एम्पल अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। दैट मीन्स आप बच्चे को अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो कि वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे, मतलब वो एक्टिव लर्निंग करे। अब जो भी उसके माइंड में नॉलेज है उसको कंस्ट्रक्ट करे, चीजों को कंस्ट्रक्ट करके देखे, आप उसे वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हो क्लास में। दैट मीन्स यहाँ पर आप एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात कर रहे हो। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, स्टूडेंट्स शुड बी लेबल्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक स्कोर्स। यहाँ पर आप लेबलिंग कर दी कि ये बच्चा वीक है, ये बच्चा स्ट्रांग है। आपने एकेडमिक स्कोर्स के बेसिस पे जो बच्चे ने स्कोर लिए हैं, जो मार्क्स बच्चे के आए हैं, उसमें आपने एक स्ट्रांग बच्चा, एक वीक बच्चे की अगर लेबलिंग कर दी, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, इडियट, वीक, तो ये कोई प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट द स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू प्रोसीड फर्दर ऑन एन ऑनगोइंग एक्टिविटी। आपने ऑब्जर्व किया कि जो स्टूडेंट्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं एक्टिविटी के लिए। अ टीचर डिसाइड्स टू प्रोवाइड। फिर टीचर ने क्या किया? टीचर ने क्या कि थोड़े थोड़े हिंट्स प्रोवाइड किए। क्यूज, क्यूज का मतलब होता है आप बच्चों को एक हिंट प्रोवाइड करना जिससे बच्चा आंसर तक या क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है वो खुद ढूंढे। इन फॉर्म ऑफ व्हाट, व्हाई एंड हाउ। दैट मीन्स आप कोई बच्चे से क्वेश्चन कर रहे हो, बताओ ऐसा क्यों हुआ है, क्या रीजन है इसके पीछे, हम ऐसा करेंगे तो क्या रीजन होगा। अकॉर्डिंग टू लीव वाइगॉत्स्कीज थ्योरी, दिस इज स्ट्रेटेजी ऑफ टीचर विल। जो अगर हम लीव वाइगॉत्स्की थ्योरी के बारे में देखते हैं, उस थ्योरी के हिसाब से ये जो टीचर है ये कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा है, ये आपको बताना है। क्लास में बच्चे की एक्टिविटी के लिए स्ट्रगल करें, मतलब उस एक्टिविटी में अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, टीचर हिंट्स प्रोवाइड कर रहा है। तो हमें बताना है कि जो लीव वाइगॉत्स्की की थ्योरी है उसके हिसाब से ये स्ट्रेटेजी है टीचर की, ये क्या चीज दिखा रही है। बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं लर्न करने के लिए, बच्चे स्कैफोल्ड की तरह एक्ट करें लर्न करने के लिए, ये कॉज है विड्रॉल है टेंडेंसी स्टूडेंट्स के बीच में, ये एक मीनिंगलेस प्रोसेस है लर्निंग का।
पहली बात तो ये प्रोसेस जो है बहुत अच्छा प्रोसेस है। इसमें टीचर क्या प्रोवाइड कर रही है? स्कैफोल्डिंग। दैट मीन्स कि वो असिस्टेंट प्रोवाइड कर रही है बच्चों को एक्टिविटी में अच्छे से पार्टिसिपेट करने के लिए, कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए वो जिस तरह से बच्चों को सपोर्ट कर रही है, बच्चों को असिस्ट कर रही है, तो ये इससे हमारा सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि लर्निंग में बच्चों को सपोर्ट करना। क्योंकि लाइवेगॉट्स्की क्या कहते थे अपनी थ्योरी में? वो यही कहते थे कि बच्चा सोशल इंटरेक्शन से सीखता है, बच्चे को असिस्टेंस भी देनी होती है। इसके अकॉर्डिंग हमारा सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? किसके कॉन्टेक्स्ट में? सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन के कॉन्टेक्स्ट में, वो आपको बताना है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोशलाइजेशन क्या होती है। सबसे पहले जो हमारी सोशलाइजेशन होती है वो हमारी फैमिली से स्टार्ट होती है। बच्चा सबसे पहले अपनी फैमिली के साथ सोशलाइज होता है, फिर बच्चा जब बड़ा होता है अपने पीयर्स के साथ सोशलाइज होता है, स्कूल जाता है, वो उसकी सोशलाइजिंग एजेंसी हो जाती है। तो फर्स्ट हमेशा बच्चे की प्राइमरी एजेंसी जो कहलाई जाती है वो हमेशा फैमिली कहलाई जाती है, क्योंकि बच्चा बॉर्न फैमिली में होता है। सबसे पहले वो अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्ट करता है, उसके बाद वो अपने पीयर्स के साथ अपने स्कूल में जाता है, वहाँ अपने पीयर्स के साथ इंटरेक्ट करता है। तो वही हमें इसमें बताना है, स्कूल इज अ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंट एंड फैमिली इज अ प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट। वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक है ये बात कि जो स्कूल है वो हमारा सेकेंडरी होता है और जो फैमिली होती है वो हमारी प्राइमरी होती है। ये दोनों बातें इसमें बिल्कुल ठीक कही गई हैं। स्कूल इज अ प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंट, नहीं, स्कूल प्राइमरी सोशलाइजेशन नहीं है। पियर्स सेकेंडरी, पियर्स तो सेकेंडरी हो सकता है लेकिन स्कूल सेकेंडरी हो सकता है, प्राइमरी नहीं हो सकता। पियर्स आर द प्राइमरी एजेंट्स एंड द फैमिली इज अ सेकेंडरी, फैमिली सेकेंडरी नहीं हो सकती। फैमिली एंड द मास मीडिया बोथ आर द सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंट्स, नहीं, ये गलत हो गया, तो इसमें अपने आप ही हमारा फर्स्ट आंसर निकल कर आ जाता है। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस emphasizes दैट, पहले आपको पता होना चाहिए थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया है। सॉरी, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस हमारा हॉवर्ड गार्डनर ने दिया है। हॉवर्ड गार्डनर ने हमें मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया है और इन्होंने बहुत अलग अलग तरह के इंटेलिजेंस की बात की थी। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इन्होंने इन सब चीजों की बात की थी। तो ये थे हमारे होवर्ड गार्डनर। अब हमें थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग आंसर देना है। इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो होता है वो मेजर किया जा सकता है ओनली बाय द ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। इंटेलिजेंस जो होता है सिर्फ एक डोमेन में इंटेलिजेंस होता है, इंटेलिजेंस इन ऑल अदर डोमेन्स का नहीं होता। अलग अलग फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंसेस होते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं जो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस का मतलब ही ये है कि इंसान के अंदर अलग अलग तरह के मल्टीपल इंटेलिजेंस हो सकते हैं। देयर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द इंटेलिजेंस, नहीं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर इंसान का अपना एक अलग इंटेलिजेंस लेवल होता है। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। तो हमारा जो सही आंसर है वो है हमारा थर्ड, विच इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा ये, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कॉलबर्ग्स, ये क्वेश्चन आपका हर साल देखने को मिलता है। परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर्स अप्रूव्स इट, मतलब जो बच्चा परफॉर्म कर रहा है वो इस तरह इसलिए परफॉर्म कर रहा है ताकि लोग उसे अप्रूव करें, दूसरे लोग। मतलब आप जो काम कर रहे हो वो इसलिए कर रहे हो ताकि दूसरे उसको पसंद करें। ये किस स्टेज ऑफ मोरालिटी को रिप्रेजेंट करता है? हम जानते हैं कोहलबर्ग्स ने तीन स्टेजेस की बात, सॉरी तीन लेवल्स की बात की है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। फॉर्मल की बात इन्होंने की नहीं है। उसके बाद हर लेवल के अंदर टू टू स्टेजेस आती हैं। प्री के अंदर टू आती हैं, कन्वेंशनल के अंदर टू आती हैं, पोस्ट कन्वेंशनल के अंदर टू आती हैं। ये मैं आपको डिटेल में बता, ताकि आपके लिए आंसर जानना आसान हो जाए। ये हमारे तीन लेवल्स हो गए, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। जो प्री कन्वेंशनल है उसके अंदर दो स्टेजेस आ गई, जिसमें आता है हमारा ऑबिडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। बच्चा पनिशमेंट के डर से जब चीजों को ऑबे करता है, दैट मींस ऑबिडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, और इसकी जो एज है वो है 2 to 5, 4 years। इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन, दैट मींस इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज पर्सनल रिवॉर्ड, जब पर्सनल रिवॉर्ड के लिए बच्चा आपकी बात मानता है, दैट मींस 4 to 7 years। फिर आता है हमारा कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में आते हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे क्वेश्चन अक्सर आता है आपका, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, दैट मींस जब बच्चा अच्छा दिखने के लिए आपकी बात को ऑबे करता है। स्टेज 4, जब बच्चा चीजों को समझने लगता है, सोसाइटी के रूल समझने लगता है कि हाँ ये चीज गलत है और ये चीज सही है, दैट मींस लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। जब बच्चा बात करता है पोस्ट कन्वेंशनल, मतलब मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, इस एज में बच्चा काफी हद तक चीजों को समझ जाता है, चोरी करना गलत है, झूठ बोलना गलत है। जब इन सब चीजों को समझ के चीजों को ऑबे करता है, सही रास्ते को चलता है,
तो आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। ये होता है 18 ईयर्स एंड अबव ईयर्स के बच्चों के अंदर। मतलब एक तरह से आप देखा जाए तो यंग और एडल्टहुड में हम कह सकते हैं, जब आदमी अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें एक्सपीरियंस कर लेता है, फिर उसके बेस पे उसकी जो एक मेंटालिटी होती है, उसका जो मेंटल सेटअप होता है, दैट कॉल्ड यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। तो बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन के हिसाब से जब बच्चा एक्ट करता है कि दूसरों को पसंद आए, दैट मीन्स वो गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन की बात है। 8 से 10 साल की उम्र के बच्चे की बात की जा रही है, और ये लेवल कौन सा आता है हमारा? कन्वेंशनल मोरल रियलिज्म, जिसका लेवल का नाम है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। आई विश कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। ली वाइगॉत्स्की सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव जो होता है, लर्निंग का एम्फसाइज करता है इंपॉर्टेंस ऑफ डैश इन द लर्निंग प्रोसेस। जो हमारे ली वाइगॉत्स्की की सोशल कल्चर पर्सपेक्टिव है, क्योंकि इन्होंने सोशल कल्चर के ऊपर बात की है, इन्होंने कहा है कि बच्चा जब वो सोशल इंटरेक्शन से सीखता है, ये किस चीज की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं अपने लर्निंग प्रोसेस में? कल्चरल टूल्स की बात करते हैं, एट्रीब्यूशन की बात करते हैं, मोटिवेशन की बात करते हैं, या फिर इक्विलिब्रेशन की बात करते हैं? ये बात करते हैं कल्चरल टूल्स की लर्निंग प्रोसेस में। लाइवागॉट्स्की जो है हमारे, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कल्चरल टूल्स। इन हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी थी हमारे जीन पियाजे की, जो कि एक्सप्लेन करती है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को जीन पियाजे की थ्योरी में किस टर्म में एक्सप्रेस किया गया है। साइकोलॉजिकल टूल्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या फिर स्कीमास। हम जानते हैं जो जीन पियाजे थे, उन्होंने अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात की थी कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसको उन्होंने स्कीमास का टर्म दिया था। तो जो स्कीमास की टर्म की बात की थी, वो बात की थी जीन पियाजे ने। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हमारा बात किया था, किसने बात की थी? लिविगॉत्स्की ने। स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन की बात और साइकोलॉजिकल टूल्स की बात सब अलग अलग उन्होंने की थी थ्योरिस्ट ने। तो जीन पियाजे ने बात की थी स्कीमास की। अब आता है हमारा क्वेश्चन, प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजे। दैट मीन्स आपको सारी स्टेजेस पता होनी चाहिए जब आप जीन पियाजे का क्वेश्चन सॉल्व करें। जो जीन पियाजे थे, इन्होंने 4 लेवल दिए थे। पहला आता था हमारा प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर, या सॉरी जब स्लिप हो गया था। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। देखिए जो 2 स्टेजेस हैं सबसे इजी है। सेंसरी मोटर दैट मीन 0 to 2 ईयर्स की एज की बात की जा रही है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज दैट मीन्स बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जब उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है, दैट मीन्स 12 ऑनवर्ड्स। ओके, most of the time the students belongs to 12th onwards, which belongs to the formal operational stage, while in case of the sensory motor stage the child belongs to 0 to 2 years. इस स्टेज में बच्चा क्या करता है आपको पता होता है। 0 to 2 years की एज में बच्चा थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इमेजिनेशन करना शुरू कर देता है। उसे अपनी कहीं न कहीं अपनी चीज़ों की पता होता है, उसे अपने टॉयज़ का पता होता है। प्री ऑपरेशनल में क्या होता है? प्री ऑपरेशनल में बच्चे को अच्छा फॉर्मल ऑपरेशनल में क्या होता है? फॉर्मल ऑपरेशन में बच्चे की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग डेवलप हो जाती है। क्योंकि वो बड़ा हो जाता है, वो अच्छे से अलजेब्रा वगैरह के क्वेश्चंस कर सकता है, चीज़ों को ओरली सॉल्व कर सकता है। प्लस माइनस के क्वेश्चन, डिवाइड के क्वेश्चन, वो बहुत सारे क्वेश्चंस ओरली सॉल्व कर सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्री ऑपरेशनल की और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या होता है कि बच्चा चीज़ों को, क्योंकि ये स्टेज आती है आपकी 7 टू 11 इयर्स। 7 टू 11 इयर्स में बच्चा जो होता है कंजर्वेशन सीख जाता है। बच्चा समझ जाता है कि अगर हम बात करेंगे 0 टू 10 ऑब्जेक्ट इस तरह से चलेंगे, तो वो समझ जाएगा कि हाँ, किस काउंटिंग की बात की जा रही है। रिवर्स काउंटिंग कैसे होगी? 10 से लेके 0 तक रिवर्स काउंटिंग होगी, तो उसे नंबर का सीरियलिटी सीख जाता है। लेकिन प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा बहुत छोटा होता है, तब तक वो थोड़ी बहुत चीज़ों को लेके सेंट्रेशन ही समझ सकता है कि हाँ, ये पॉइंट यहाँ से शुरू हो रहा है, सर्कल ऐसे बनेगा, सेंट्रेशन आता है उसके अंदर। लेकिन जब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में पहुंच जाता है, ये आती है आपकी 4 टू 7 इयर्स। तो ये 4 टू 7 इयर्स की बात की जा रही है। तो यहाँ प्री ऑपरेशनल स्टेज में 4 टू 7 इयर्स की बात की जा रही है। इसके अंदर बच्चे की सेंट्रेशन आता है उसके थॉट में, कहीं ना कहीं चीजों को समझना शुरू करता है वो। लेकिन जो आपका डेवलपमेंट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का, ये भी फॉर्मल में आता है और ये भी फॉर्मल में आता है, और ये आता है हमारा कॉन्क्रीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेवलपमेंट। आपको ये बताना है कि इस स्टेटमेंट के हिसाब से कौन सा करेक्ट है डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेवलपमेंट, दैट मीन्स डेवलपमेंट हैज द सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस कल्चर्स ऑफ एवरीवन। दैट मीन्स कि जितने भी कल्चर के लोग हैं, सबका सेम डेवलपमेंट होता है, या डेवलपमेंट जो होता है अकर करता है थ्रू लर्निंग। डेवलपमेंट सिर्फ तभी होगा जब आप लर्न करेंगे इसी चीज को स्कूल में, या डेवलपमेंट अकर्स होता है ओनली द पीरियड ऑफ द चाइल्डहुड। ऐसा कुछ नहीं है, 0 to 5 इयर्स की एज में सबसे ज्यादा मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है।
डेवलपमेंट जो होता है आपका मल्टी डायमेंशनल होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। सिफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमल डिस्टल, ये सारे पार्ट्स हम पढ़ेंगे आगे डेवलपमेंट में। तो डेवलपमेंट जो होता है आपका मल्टी डायमेंशनल होता है। तो ये था मेरा आज का लेसन एंड आई विश कि ये लेसन आपको समझ में आए, और प्लीज अगर समझ में आए तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आपको ये लेसन मेरा समझ में आ रहा है और आपको पसंद आ रहा है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी इसके आगे के क्वेश्चंस, ताकि हम पेपर 1 पेपर 2 2021 के दोनों कंप्लीट कर लें। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग।